हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एटम्स वाले चैप्टर की पूरी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, है ना। और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, है ना, और सेमीकंडक्टर, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत कम पढ़ना होता है बच्चों को। और अगर सही से पढ़ लिया कि क्या पढ़ना है और क्या किससे क्वेश्चन आता है, तो आप ये समझिए कि ये आपको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि इन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स है वो बहुत कम है और मतलब आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पूरी चैप्टर को एक बार में कंप्लीट रिवीजन करते हैं। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा आपको इस चैप्टर को पढ़ते दौरान, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट अब नहीं रह जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो सबसे पहला है इसके अंदर, वो हमें क्या पढ़ना होता है बच्चों, हमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ना होता है कि आखिरकार कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स होता है। ये सब हमने बहुत पहले से 9th क्लास से हमारे पास चलते हुआ आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्या था बच्चों, थॉमसन मॉडल था हमारे पास। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। बेसिकली क्या बोला था कि जो एटम होता है बेसिकली वो एक वाटरमेलन टाइप का होता है, जिसमें जो भी हम वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन जो हम खाते हैं वो उस तरीके से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर। और जो जैसे सीड्स उसके अंदर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो ये उनका मॉडल था और बहुत ज्यादा कुछ ही नहीं बता पाए थे, लेकिन क्योंकि सबसे पहला मॉडल है तो इसके बारे में हमें पढ़ना तो होता ही है। तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने इस मॉडल के बेसिस पे हम एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो ये हमसे बोला गया कि जे थॉमसन जो थे उन्होंने पहले आइडिया दिया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में होता है, इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। तो जैसा आपको बताया मैंने, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सक्सेस और फेलियर क्या क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सक्सेसफुली उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था थर्मियोनिक एमिशन को, कि जब भी हम हीट पुट करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, मेटेलिक प्लेट के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वहां से बाहर निकलता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, कि अगर आप मेटल प्लेट पे एक ऐसी लाइट को फॉल करवाओगे, फोटोन को फॉल करवाओगे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कैपेबल होगा, जो कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ चुके होते हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन कर पाए थे, आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन जो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि द मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल को जब एटम से पास करवाया गया तो वो क्यों स्कैटर कर रहा था, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो स्पेक्ट्रल लाइंस की ओरिजिन होती है, लाइमन बैल्मर पैशन, ये सारी चीजें नहीं बता पाए थे वो, कि इस थ्योरी मतलब उनके थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये बात पढ़नी है कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स हैं और उनका क्या सक्सेस था और क्या फेलियर था और क्या बोला था उन्होंने, है ना। तो जे थॉमसन के बारे में हमें पता लग गया। जो सेकंड मॉडल था हमारे पास वो क्या था बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को, जो कि डबली चार्ज्ड हीलियम आयन होता है, उसको बम्बार्ड करवाया। और जो उनको मिला उस बम्बार्डमेंट के बाद, उस बेसिस पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोई भी एक गोल्ड का न्यूक्लियस होगा, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी उसमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, तो उसके न्यूक्लियस के एक एटम पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, ये। अब आप देखो कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है जो बिल्कुल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल है जो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ थोड़े से और एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और कुछ तो 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है ना। देखिए जैसे कि ये है एक जो ऐसे गया लेकिन वापस क्या आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया इसका। तो और इस बात से बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए थे। उसमें जो सबसे पहला आउटकम था, देखिए इसमें ये ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और जो उनका एंगल था, जिस एंगल से वो स्कैटर्ड हो रहे थे, उसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो पता लगा कि जो ज्यादा एंगल से, मतलब जैसे कम एंगल से डिफ्लेक्ट करने वाले पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा, और ज्यादा एंगल जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम है, नियरली जीरो के आसपास होता है। जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होता है वैल्यू, लेकिन जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं होती है। बहुत ज्यादा पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट नहीं करता है, या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। तो
जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का ऑन थिन गोल्ड फॉइल कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। दूसरी बात क्या है कि सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करता है। बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो जैसे 1 in 1000 हो सकता है। अब ऐसा कोई नंबर पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। 1 in 1000 जो होता है मतलब 1000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट करेगा, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल होंगे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन करता जरूर है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये इनका क्या था, फॉलोइंग मतलब ऑब्जर्वेशन था। और दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पढ़ने वाली, एक तो है हमारे पास क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरा क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे कि मेरे पास क्या है बच्चों, एक जैसे आप यहां पे देखिए कि ये क्या था, इसका गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था, है ना। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। जैसा आपको बताया था कि डबली चार्ज हीलियम आयन होता है, यानी कि He2+। अब इस पे क्या है, देखो हीलियम आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। उस तरीके के अल्फा पार्टिकल को जब थ्रो किया गया इस पे, तो जाहिर सी बात है कि हमने जब यहां से थ्रो किया होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी दी होगी, क्योंकि बिना काइनेटिक एनर्जी दिए तो कोई पार्टिकल मूव तो नहीं कर सकता ना। अगर वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम ये काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आता है, तो अब इसी बात से आइडिया लगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि प्लस Ze होगा, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, और E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, है ना। तो उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो आ रहा है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और कभी तो ये अल्फा पार्टिकल जो कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ चला था, वो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब 0 होगा, तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और ये भी कह सकते हो कि क्योंकि जो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसके पास भी चार्ज है, न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस क्या होता है, U = K Q1 Q2/R होता है ना। तो आर जितना छोटा होगा, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा। अब होता क्या है कि जिस काइनेटिक एनर्जी से आप थ्रो करोगे, मान लो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करोगे तो ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास पहुंच पाएगा, और कम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करोगे तो पहले ही रिपल्शन हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां से वो अल्फा पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये R0 जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना कम होगा। ये बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो R0 है जहां से वो वापस डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। यही बात बोली गई है इसके अंदर कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। यानी जितना पास जा पाएगा न्यूक्लियस के, हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को अप्रोच कर पा रहा है। और जाहिर सी बात है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे। तो हमने क्या करना है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी है दैट इज हाफ mv² को वो क्या करना है, k टाइम्स E Ze को क्या करना है, 2E से मल्टीप्लाई करना है, और R0 से डिवाइड कर देना है। यहां से R0 का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, है ना। R0 क्या आ गया, 1/4πε0, जो कि k की वैल्यू होती है। 2Ze² क्यों हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 2E होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2Ze आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा चार्ज, और E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहां पे लिखा हुआ है हाफ mv² की जगह पे हमने लिखा है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक होता है इंपैक्ट पैरामीटर। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक अल्फा पार्टिकल को यहां से थ्रो किया है ना। अब जैसे इस लाइन से हमने थ्रो किया, तो सबका लाइन ऑफ जो थ्रो है जिससे, या वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर का, वो यही होता है, इस डायरेक्शन से उसको जाना चाहिए था, ये डायरेक्शन है इसका। अब क्या हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल ना, जैसे मान लीजिए कि एक तो सेंटर वाली लाइन होती है, अब इस अल्फा पार्टिकल को जाना तो ऐसे था, लेकिन अब ये मुड़ गया ऐसे। तो जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, कहां पे, न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर होता है। अब ये डिस्टेंस ऑफ मतलब जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा, यानी कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियस के साथ, वो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब होगा इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, और इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो पार्टिकल ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा होगा। जैसे अगर मैं इस पार्टिकल के इंपैक्ट पैरामीटर की बात करूं, तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था वेलोसिटी, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास b। लेकिन इस पार्टिकल की बात करो तो देखो यहां से यहां तक का हो जाएगा। अब इसीलिए देखो ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, और ये जो पार्टिकल था ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो थोड़ा जो इंपैक्ट पैरामीटर है थोड़ा और कम हो गया। यानी इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा,
हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल उतने ही ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, और इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उस पार्टिकल के ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन में आप इसको पढ़ सकते हो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट, इंपैक्ट पैरामीटर। सिंपल सी बात है, बी जो होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos थीटा बाई 2 के। ये फॉर्मुला होता है जिस फॉर्मुले से हम इंपैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मुला बस दिया गया है, कभी आपसे इंपैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछा गया है सीबीएसई के अंदर, तो ये कम चांसेस है। डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच के बारे में फिर भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक बार हमने कोई काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया, अब अगर इस काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे या आधा कर दोगे तो उसके इंपैक्ट पैरामीटर में क्या चेंज आएगा, मतलब सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या फर्क पड़ेगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस फॉर्मुले को इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। आई होप सब सारी बातें क्लियर हुई होंगी अब तक। अब दूसरी चीज क्या है कि इस चीज को करने के बाद, एक तो था कि जो इसके आउटकम्स थे, जो ऑब्जर्वेशन था, है ना, उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कुछ चीजें बताई गई, कंक्लूजन निकाला गया कि क्या होगा उस एटम के अंदर, क्या क्या चीजें हो रही होंगी या क्या क्या चीजें कंसिस्ट है, उसके बारे में बताया गया। तो पहला पॉइंट क्या था कि उसने बोला कि द मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द चार्जेस ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक न्यूक्लियस। की ज्यादा से ज्यादा मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे कंसंट्रेटेड है बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बहुत छोटा सा रीजन होता है, इसलिए बोला गया कि सारा का सारा मास या सारा का सारा चार्ज एक बहुत छोटे से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। और दूसरी चीज क्या है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इसका साइज होता है वो 1 फेरीमीटर के बराबर होता है, फर्मी के बराबर, है ना, मतलब 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है, इससे बड़ा साइज नहीं हो सकता उसका। और दूसरी चीज क्या है कि, और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि इन एन एटम देयर इज अ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सेम वे एज प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसने बोला कि भाई न्यूक्लियस के एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जहां सारा का सारा मतलब मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड होता है, रेडियस कितना है इसके बारे में बताया, और दूसरी बात बताया कि एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है बच्चों, खाली होता है ना, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगा रहा होता है, वैसे ही जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों साइड। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन जो उसका ड्रॉबैक था, इस जाहिर सी बात है कि हर एटॉमिक मॉडल का अपना कुछ आउटकम था और कुछ ड्रॉबैक था। तो जे थॉमसन ने बहुत सारी बातें नहीं बताया था, कुछ कुछ बातें ही एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजें बता पाए एटम के बारे में। और जो चीज नहीं बता पाए फिर उसको बोर ने कंप्लीट किया, है ना। लेकिन जो चीज नहीं बता पाए थे वो क्या नहीं बता पाए थे, देखिए एक तो था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। क्या बात थी कि जो आखिरी पॉइंट है इसका कि इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों साइड क्या करेगा, इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, ये सब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एनर्जी रेडिएट करता है सॉरी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करता है। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जानते हैं ना। तो अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां से जिस एनर्जी से चला था, अगली बार जब वो कंप्लीट कर रहा होगा अपना साइकिल या अपने सर्कुलर पाथ को, तो उतनी एनर्जी तो नहीं होगी उसके पास, थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसका रेडियस कम होना चाहिए। और ऐसे करते 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 क्या होगा, एक बार वो न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। अब सवाल है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड कैसे, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो स्पीड बेशक उसका कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा उसके पास, है ना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसको तो न्यूक्लियस पे जाके फॉल कर जाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिरकार कोई इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी रेडिएट करता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से, वो न्यूक्लियस पे जाके फॉल क्यों नहीं करता है ना। तो यही बात बताई गई है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, दस एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस शुड आल्सो रेडिएट एनर्जी। लेकिन जो कि ऐसा नहीं होता, तो धीरे धीरे उसका रेडियस छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो था कि दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूअस वेयर एज प्रैक्टिकली इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन इस तरीके का आता है, जो कि इन्होंने बोला था कि बिल्कुल एक कंटिन्यूअस होगा, मतलब एक जैसा ही स्पेक्ट्रम आता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना। और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा न्यूक्लियस के चारों साइड, है ना। ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाएगा, लेकिन किस ऑर्बिट में करेगा, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बारी बात नहीं बता पाए थे, है ना।
अब उसके बाद जो चीज ये नहीं बता पाए उस बात को किसने एक्सप्लेन किया, भोर साहब ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो जो भी ड्रॉबैक रह गया था रदरफोर्ड का उसको कंप्लीट किया भोर साहब ने। और भोर मॉडल क्या कहता है कि भोर मॉडल प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम विच इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सम लाइटर एटम, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। यानी कि जैसे हमारे पास हीलियम है ना, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो He+ के लिए, है ना। उसके बाद अगर लिथियम है तो लिथियम 2+ के लिए, है ना। इस तरीके के एटम के लिए भी इन्होंने ये मॉडल दिया कि जो मॉडल उनका है वो हाइड्रोजन पे तो एप्लीकेबल है ही, हाइड्रोजन जैसे और जितने भी एटम होंगे जिसके बाहर में, मतलब जिसके आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, मतलब और भी इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर उसको चार्ज कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट सेल में बच जाएगा तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हाइड्रोजन बिहेव करता है। तो इसलिए उनका मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सम लाइटर एटम इन विच सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज Ze कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। तो आई होप सारी बातें क्लियर हुई होंगी। दो चीजों पे ये बेस्ड होता है, बहुत बार पूछा गया है बोर मॉडल का पोस्टुलेट क्या होता है, आपको पोस्टुलेट्स बताने होंगे। बोर मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है पास्ट पिछले 10-12 सालों में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं इसके, है ना, 2 या 3 जो भी होंगे। तो पहली चीज जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को उन्होंने बताया कि जो ये जहां पे कमी रह गई थी, पहली बात स्टेबिलिटी के बारे में कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन क्यों फॉल नहीं कर जाता है न्यूक्लियस पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में है तो सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि देखो कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जो नॉन रेडिएटिंग होता है, यानी कि एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता है, और उसको नाम दिया गया किसका, स्टेशनरी ऑर्बिट का। एंड फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, h/2π। यानी उन्होंने बोला कि एक ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है फिक्स्ड होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो वो ऑर्बिट एनर्जी, मतलब उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, यानी उस ऑर्बिट का नाम नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोल दो या स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दो, है ना। तो पहली बात यह है कि हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका मतलब होगा कि उसका रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा मतलब एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा, जो कि वॉयलेट कर जाएगा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को, एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को, है ना। तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज है कि एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तभी सिर्फ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी रेडिएट कर सकता है। और उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है कि अगर वो हायर से लोअर पे आ रहा है, जैसे इस तरीके से दिख रहा है कि अगर E1 बड़ा है, E2 छोटा है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर उसको लोअर से हायर पे जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, है ना। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन दिस ऑर्बिट एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटोन। बट अगर वो लोअर से हायर जाता है तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसपे इनका सारा का सारा ये बेस्ड होता है। पहली चीज कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट का कि एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, और दूसरी चीज की एनर्जी तभी चेंज हो सकता है किसी भी ऑर्बिट का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। हायर से लोअर पे आएगा एनर्जी रेडिएट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा, तभी ऐसा कर सकता है ना। तो ये सारी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब दूसरी चीज क्या है कि इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों साइड, मान लीजिए मेरे पास क्या है कि एक न्यूक्लियस है ये, और ये एटम है, तो इस न्यूक्लियस में मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा, ये रेडियस हमें कैलकुलेट करना होता है, उसको बोलते हैं हम nth ऑर्बिट का रेडियस, है ना। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो क्या होता है कि जब वो ट्रांजिशन करेगा तभी तो उसके पास कोई ना कोई ऑर्बिट आएगा ना। तो अभी हम मतलब रेडियस कैलकुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट का। अभी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हम मानते हैं कि nth ऑर्बिट में कोई भी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसका कितना रेडियस हो सकता है, उस रेडियस को हम क्या करने वाले, डिराइव करने वाले हैं। उस रेडियस को डिराइव करने के लिए दो ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि देखो एक न्यूक्लियस है, ये बात पता होनी चाहिए, और एक क्या है, हमारे पास एक पूरा ये एटम है, और इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी।
अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जेड ई, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में क्या होगा बच्चों, एक अट्रैक्शन होगा, और ये किसकी वजह से आएगा, चार्ज की वजह से। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है ना, फोर्स लगा करके। तो ये फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है। और उसको किससे कैलकुलेट करते हैं, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर से। तो देखो ये फोर्स का फॉर्मुला आ गया, दैट इज 1/4πε0 के क्यू1 क्या आ गया, जेड ई जो कि न्यूक्लियस पे चार्ज है, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज आर स्क्वायर इज द रेडियस जो उस न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट तक का है। ठीक है जी। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। और किसी भी चीज को अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है वही उसको क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है, mv²/r, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर आप उसको क्या करोगे, अगर हम उसको mv²/r से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो एक तो ये है कि 1/4πε0 के ZE/r² को mv² से इक्वेट करोगे, और दूसरी चीज हमने ये भी जाना था कि हर ऑर्बिट का क्या होता है, अपना एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है। यानी एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मुला क्या होता है, p = मास टाइम्स वेलोसिटी होती है ना, और v = r ओमेगा होता है। तो mvr एक फॉर्मुला होगा, और nh/2π तो होता ही था कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, यानी n की वैल्यू चेंज होगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। इन दोनों ही इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस का फॉर्मुला निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहां पे मिल रहा होगा। ये डेरिवेशन मैंने करके आपको दिखा दिया है कि क्या करना है, आपको कैसे पुट करना है। मैंने आपको प्रॉपर यहां पे दिखाया कि देखो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये क्या है, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो Rn क्या होगा, यहां से स्क्वायर को कट करेगा, और Rn की वैल्यू यहां पे आ जाएगा kZe²/mvn²। Vn क्या है, वो जो उस ऑर्बिट का nth ऑर्बिट है उसका वेलोसिटी है, यानी कि उस ऑर्बिट का स्पीड भी कह सकते हो इस तरीके से। और उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करोगे, mvn Rn = nh/2π, तो यहां से Vn की वैल्यू निकाल सकते हैं nh/2π mRn। और इसको जब आप जाकर के यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको Rn का फॉर्मुला मिलेगा, दैट इज व्हाट, n²h² kZe²4πe² m, और ये जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। k की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/4πε0 होता है। तो अगर आप इसको k की जगह पे पुट कर दोगे तो जो सारी चीजें जो कटने वाली होंगी, जैसे यहां पे 4π है तो देखो यहां पे 4π² आ रहा है, तो 4 से कट जाएगा, पाई से π² कट कर देगा, तो आपके पास उसके बाद जो फॉर्मुला बनेगा Rn का, दैट इज n²h²ε0 पाई mZe का स्क्वायर हो गया, है ना। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ε0 की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो पाई है वो फिक्स्ड होता है, 3.14 होता है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, 9.1 × 10⁻³ हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इन सारी वैल्यूज को जब आप यहां से पुट करोगे इस फॉर्मुले के अंदर, तो आपको जो रेडियस का फॉर्मुला मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, Rn, मतलब जनरल फॉर्मुला जो होगा, दैट इज 0.53 n² आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अब Z क्या होता है, जो भी आपने एटम लिया है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे चेंज करोगे उसके हिसाब से आपको वैल्यू चेंज मिल जाएगी, है ना। और यही चीज शॉर्टर फॉर्मेट में आपको यहां पे दे रखा है। तो अगर कभी भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है कि रेडियस का फॉर्मुला डिराइव करो, अगर 3 नंबर में आता है तो प्रॉपर आप करके दिखाओ, 2 नंबर में भी प्रॉपर कर देना चाहिए। मैंने बस आपको कैलकुलेशन दिखा दिया है। शॉर्टर फॉर्मेट ये होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रेडियस का फॉर्मुला ये मिल जाएगा, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे ही आप Z को 1 पुट करोगे यहां पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो रेडियस का फॉर्मुला आ जाएगा Rn, वो क्या होगा, 0.53 टाइम्स n² आर्मस्ट्रांग आ जाएगा, है ना। यहां पे ये ध्यान होना चाहिए। n की वैल्यू को चेंज करोगे तो r चेंज हो जाएगा, और ये ग्राफ होता है r और n के बीच का। तो क्योंकि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के। देखो Rn का जो फॉर्मुला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, तो जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक हो जाएगा। लेकिन n बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जाएगा, जाहिर सी बात है रेडियस भी बड़ा होता जाएगा, मतलब ऑर्बिट बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात इसकी रेडियस की। अब इसी में देखो कि हमारे पास अगर एक बार रेडियस का फॉर्मुला आ गया है, इसको अगर आप रेडियस की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। वही सेम चीज यहां पे है कि अगर मुझे nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मुला डायरेक्टली मैंने यहां पे लिख दिया इस चीज को, है ना। लेकिन डिराइव कैसे होगा, इसके लिए मैंने यहां पे डेरिवेशन करके दिखा दिया कि mvn Rn = क्या होता है, nh होता है। तो vn का फॉर्मुला यहां से निकालेंगे, और Rn जो हमने पहले ही निकाल लिया, अगर आप k के टर्म्स में पुट करना चाहते हो k के टर्म्स में पुट कर दो, या मतलब k जो 1/4πε0 होता था, या अगर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो फॉर्मुला आया था हमारे पास रेडियस का, आप वो पुट कर दो। दोनों के टर्म्स में आपके पास जो nth ऑर्बिट का फॉर्मुला आ जाएगा वेलोसिटी का, वो क्या आ जाएगा। ये सारी चीजें कैलकुलेशन है, आप अगर एक बार खुद से भी ट्राई करोगे कि मतलब कैसे पुट करने के बाद क्या है, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। इट्स नॉट कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, है ना। तो 2π kZe²n²h² एक बार फॉर्मुला आ गया। k की वैल्यू 1/4πε0 जब पुट कर दोगे तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या आ जाएगा nth ऑर्बिट में, दैट इज Ze²/2ε0 n²h²। यानी ये बात पता लगे, और जब सारी
जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको पुट करोगे तो आपके पास nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज 2.2 इंटू 10⁶ n स्क्वायर बाई जेड बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो ग्राफ आपको वेलोसिटी और n के बीच में ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनता है ना। जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना। तो आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी ऑर्बिट का हम स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो देखो दो चीजें हैं, एक तो उसके पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई इंटरेक्शन है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। और जब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, जब उसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, चार्ज की वजह से, दैट इज KZE, जो कि न्यूक्लियस का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -E होता है। तो जब भी एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं ना। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल वाली बात करी थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, तो हमने पॉजिटिव ही लिखा था, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो -E लिखेंगे, तो क्या आ गया, KZE स्क्वायर बाय RN का स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mvn का स्क्वायर हो जाता है ना। और अगर आप यहां पे देखो तो जो vn स्क्वायर है हमारे पास, है ना, अगर उन सारी वैल्यूज को अगर आप निकालो, देखो ये क्या था, m मतलब जो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाय RN होता है। और वो किसके बराबर था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसके बराबर था। तो अगर आप वहां से mv स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, KZE स्क्वायर बाय RN मिल जाएगा, है ना। और इसी वैल्यू को यहां पे यूज किया गया कि mvn का स्क्वायर जो हो गया वो KZE स्क्वायर अपॉन में RN है, और यहां पे पुट करोगे तो KZE स्क्वायर बाय 2RN का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक और पोटेंशियल को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एनर्जी मिल जाएगा, है ना। सो E इक्वल्स टू क्या होगा, K प्लस U हो जाएगा इसका। दोनों को ऐड करने के बाद जो फॉर्मूला मिल रहा है आप देखो कि -KZE स्क्वायर बाय RN और प्लस KZE स्क्वायर बाय 2RN है, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास बना वो माइनस है, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है, ये वाला वैल्यू वैसे तो मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा लेकिन नेगेटिव साइन है तो वो छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐड करने के बाद आपको जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। तो RN की वैल्यू को, जो कि हमने यहां पे पहले डिराइव कर चुके हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई जेड एम ई स्क्वायर होता है, जब हम इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा वो आपके पास ये मिल जाएगा। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो ये वाला फैक्टर है ना, एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है ना। और उसमें भी एक और चीज क्या करा गया कि यहां पे देखो सी और एच से मल्टीप्लाई किया गया और सी और एच से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि यहां पे भी सी एच लिखा है और सी एच से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जो ये वाला टर्म बन रहा है हमारे पास एम ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो इसकी जगह पे आर लिखा जाता है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला टोटल क्या आ जाएगा, आर सी एच, माइनस में आएगा, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। और अगर R की वैल्यू को निकाला जाए, देखो इसकी वैल्यू को निकाला तो पूरा कांस्टेंट कितना आ गया, 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने की जरूरत होती है। कैसे कैलकुलेशन, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है कोई कैलकुलेशन याद नहीं रखना है। जो मैंने आपको रेडियस का भी जनरल फॉर्मूला बताया था 0.53 n स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। वेलोसिटी जो हमने निकाला था 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन स्क्वायर, उसको भी हमने डायरेक्टली याद रखना है ना। और जो हमारे पास रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई है उसको भी डायरेक्टली याद रखना है। बस ये पता होना चाहिए किसकी जगह पे ये वैल्यू आ रही है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और आर और सी एच, जो कि सी की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है वो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, आगे हम जो भी करने वाले हैं उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा यही यूज होगा। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप बात करोगे तो जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होता है। तो यानी कि जैसे ही आप यहां पे जेड की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगा आपके पास, -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, किसका, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। और उसके बाद कोई भी और एटम होगा तो एन की वैल्यू को हम पुट करते रहेंगे और हमारे पास क्या, सॉरी जेड की वैल्यू को पुट करेंगे और पर्टिकुलर एन की वैल्यू को पुट करेंगे, तो उस ऑर्बिट और उस एटम के लिए हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का, सॉरी एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है टोटल एनर्जी का, -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है ना।
ये सारी कहानी है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, देखो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, प्लस का के जेड ई स्क्वायर बाई 2 RN। और जो टोटल एनर्जी आया है वो ये आया। तो टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, आधे में है ना। तो आपको ये वाला रिजल्ट भी याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के माइनस के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है ना। यानी साइन में तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो आधा होता है। तो अगर आप इस वैल्यू, इस रिजल्ट को याद रखोगे तो कई बार आपको कोई भी एक एनर्जी दे दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से, और बाकी दोनों आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको बस इस रिलेशन को याद रखना है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है और पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर होता है। तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे, है ना। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमें एनर्जी डायग्राम की बात करनी है, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करनी है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग ऑर्बिट का क्या होगा, अलग अलग एनर्जी होगा। तो वहां से ट्रांजिशन कैसे होता है, कौन सी सीरीज बनती है, उसी के बारे में बात करनी है। तो अब देखो, अगर n = 1 की बात करोगे तो ये ऑर्बिट तो फर्स्ट होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट आपको ध्यान रखना होता है, ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट कहलाता है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये सेकंड ऑर्बिट होता है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। यानी ग्राउंड से आप पहली बार उसको एक्साइट करोगे तो कहां पे जाएगा, n = 2 पे जाएगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 पे है तो आप जब उसको एक्साइट करोगे और n = 2 पे जाएगा तो वो पहला एक्साइटेड स्टेट है। n = 3 पे जाएगा तो दूसरा एक्साइटेड स्टेट है। तो n = 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से ये सब्सिक्वेंटली आगे चलता जाएगा कि n = 4 में फोर्थ ऑर्बिट होगा, लेकिन थर्ड क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। हर ऑर्बिट की एनर्जी दी गई है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए करोगे तो n की वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ आपको z पुट करना होगा। तो जिस भी एटम की बात करोगे आप उस एटम का एटॉमिक नंबर आपको पुट करना है ना। तो ये वाला ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखता है, बस बताने के लिए आपको बता दिया कि किस तरीके से ये आता है। बाकी जो भी क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही आता है हमारे पास, तो उसी की वैल्यूज को याद रखना है। कम से कम इन 4 ऑर्बिट के एनर्जी को अगर आप याद रख लोगे तो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो होता है हमारे पास क्या, -13.6, सेकंड ऑर्बिट का -13.4, थर्ड ऑर्बिट का -1.4 और फोर्थ ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसा कि बोर के पोस्टुलेट्स में बताया गया था कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, मतलब हायर से लोअर पे जब आएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। यहाँ पे एनर्जी आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका वेवलेंथ होगा। तो अगर ट्रांजिशन की बात करें तो E2 - E1 होगा, क्योंकि E2 से कहां पे आ रहा है, E1 पे आ रहा है। मतलब E2 क्या था, जहां से आ रहा है, और E1 क्या है, जहां पे आ रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आया था, दैट इज RCHZ² में, तो ये आ जाएगा माइनस का RCHZ²/N2² और माइनस में क्या हो जाएगा, RCHZ²/N1² हो जाएगा। बाकी सॉरी जो भी चीजें हैं कॉमन ले लोगे। आपको बताया था RCH की वैल्यू क्या होती है, -13.6 होता है। तो अगर आप उसको कॉमन ले लोगे तो फॉर्मूले में क्या बचेगा, 1/N1² - 1/N2², क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका, है ना। तो यहां से आ जाएगा। और अगर मैं इस जो एनर्जी आया था उस एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, h होता है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E/h हो जाएगा और उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक और होता है चीज जिसको बोलते हैं वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर कह सकते हो। वेव नंबर क्या होता है, सॉरी वेव नंबर दैट इज 1/λ। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2π/λ होता है। तो वेव नंबर क्या है, 1/λ है। और हम ये जानते हैं E = अगर हमारे पास hc/λ होता है, मतलब अगर hν है तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, c/λ लिख सकते हैं। तो अगर मुझे 1/λ निकालना होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c/λ हो जाएगा। तो अगर मैं 1/λ निकालूं तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी/c हो जाएगा इसका, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम यहां पे निकाल चुके हैं, उसको c से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/λ जो कि वेव नंबर होता है, मतलब 13.6 Z²/hc हो जाएगा और ये बाकी फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं होता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को याद रखना है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के बाद आया था। और इन सारी चीजों को याद रखना है कि E जो होगा, डेल्टा E = hc/λ होगा या hν होगा। यहां से फ्रीक्वेंसी, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, यानी कि वेवलेंथ। और अगर वेव नंबर निकालना है तो रेसिप्रोकल करके आ जाएगा इसका, है ना। फॉर्मूले वाइज अगर आप याद रखना चाहते हो तो ये, नहीं तो प्रोसेस याद रखोगे तो आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन स्टेट टू लो, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा अगर मान लो, और मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करता है, ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पे।
तो जब वो हायर से लोअर पे आ रहा होगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, जिसको हम लाइमन बैलमर पैशन के टर्म्स में जानते हैं। तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट एमिट्स रेडिएशन इन वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है n2 से n1 पे, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उसका फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस बात पे कि अगर मान लो किसी भी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, यानी कि n = 1 पे आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स n-1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है। बाकी ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगा जब किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आएगा, मतलब n2 से n1 पे आएगा, तो ठीक है। अब इसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ओनली फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, हेंस द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी व्हाट, n-1 होता है इसका मतलब। जब भी हम लोअर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एनर्जी देंगे तो वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो वहां पे भी क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, और वो n-1 होता है। लेकिन उसी ऑर्बिट से जब वो नीचे आएगा तो फिर वो क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं था कि इस एटम का मॉडल का, बोहर एटॉमिक मॉडल का कोई ड्रॉबैक नहीं था, इसके भी ड्रॉबैक्स थे। तो ये भी आपको उतने ही अच्छे से याद होना चाहिए कि ये वैलिड होता है किसके लिए, ऐसे एटम्स के लिए जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर हायर मतलब कोई ऐसा एटम होगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा और उसके अलावा भी ऑर्बिट होगा, तो फिर उसके लिए वैलिड नहीं हो पाता है। कुछ और होता है, ऑर्बिट जो लिया गया था वो सर्कुलर था, बट समरफील्ड की थ्योरी कहती है कि इलिप्टिकल होता है ना। दूसरी चीज है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये तो बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगा, लाइन बनेगा, एब्जॉर्प्शन बनेगा, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से बनेगा वो नहीं बता पाए थे। जो न्यूक्लियस लिया गया था वो स्टेशनरी था, बट बाद में पता लगा हमें कि वो भी अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इस तरीके की कुछ भी चीजें थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ये आपको यहां पे लिखा हुआ है, यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं ना। अब क्या है कि ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहां से ट्रांजिशन करता है अपने ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो क्या करेगा, एक एनर्जी रेडिएट करेगा जो कि फोटोन के फॉर्म में होता है, और आपको यहां पे स्पेक्ट्रम दिखाई देने को मिलता है। हमारे पास कितने स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं, तो जो मेनली हमारे पास होता है वो 5 स्पेक्ट्रम होता है, लाइमन, बैलमर, पैशन, ब्रैकेट, फीफंड, है ना। तो ये 5 हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे क्या करेगा बच्चों, ट्रांजिशन करेगा। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है हर बार, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास इस फॉर्मूले से हम इसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये बात अब इस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि किसी भी ऑर्बिट से अगर n=1 पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो लाइमन सीरीज कहलाता है। किसी भी ऑर्बिट से मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से भी अगर वो n=2 पे आता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलमर सीरीज बोलते हैं। किसी भी ऑर्बिट से अगर जो n=3 पे ट्रांजिशन करता है, यानी कि 4, 5, 6, 7 से n=3 पे आएगा तो पैशन। इसी तरीके से n=4 पे अगर ट्रांजिशन करता है तो ब्रैकेट कहलाएगा, और आखिरी वाला अगर n=5 पे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी फंड बोलते हैं। तो ये 5 तरीके का हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है या सीरीज बनता है वेवलेंथ का, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर, एंड फॉर दिस द वेवलेंथ इज मैक्सिमम, यानी कि जो पहली बार जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए क्या होगा, वेवलेंथ आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगा। और लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज n to इंफिनिटी से जब वो n=1 पे आएगा, जिसको हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है सीरीज लिमिट, तो आपको पता होना चाहिए कि n इंफिनिटी से क्या होगा, n=1 पे आएगा, और उसके लिए जो वेवलेंथ होता है, फॉर दिस वेवलेंथ इज जो होगा वो सबसे बेसिकली क्या होगा, मिनिमम होगा। इसके अंदर ये लाइन यहां से मतलब टाइप नहीं हो पाया है, तो ये ध्यान रखना कि इसके लिए जो वेवलेंथ होगा वो आपको सबसे मिनिमम मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सीरीज लिमिट जब बोला गया तो n=इंफिनिटी से क्या होगा, n=1 पे ट्रांजिशन करेगा ये। ठीक है। अब आपको अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4 का आपको याद रखना होता है इसके अंदर, और इसके बेसिस पे जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये डायरेक्टली आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। तो इस लाइन पे हमने क्या किया बच्चों, इस लाइन में देखिए ये एनर्जी का डायग्राम है, और ये क्या है, एक लेवल है जो n=1 के लिए है,
n=2 के लिए है ना। इसी तरीके से n=3, 4, 5, 6 ये एक लेवल दिखाया गया है, और उसमें किसी भी ऑर्बिट से अगर n=1 पे आ रहा है तो ये क्या हो गया, लाइमन सीरीज होता है। ये सारे रेड वाले लाइमन सीरीज है, और इससे जो लाइट निकलती है, यानी कि इससे जो लाइट कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। बाल्मर सीरीज में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा वो विजिबल लाइट होता है, यानी कि ये वो सीरीज होती है किसी भी ऑर्बिट से जब n=2 पे आएगा, ट्रांजिशन होगा, तब जो आपको वेवलेंथ मिलेगा वो ऐसा वेवलेंथ होता है जो हमें दिखाई देता है। तो विजिबल लाइट में, और बाकी ब्रैकेट जो आपके पास पैशन होगा, ब्रैकेट होगा, और जो पी फंड होगा, इन सब में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो इंफ्रारेड के रीजन में निकलता है। तो आपको कई बार ये पूछा जाएगा कि किस रीजन, मतलब कौन से ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है वो क्या होता है, मतलब इंफ्रारेड होगा, विजिबल होगा, या अल्ट्रावायलेट होगा, मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम लिखना होगा आपको। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार जो लाइमन है उसमें अल्ट्रावायलेट निकलता है, बाकी के तीनों में क्या होता है, इंफ्रारेड निकलता है। बीच का जो दूसरा होता है कि किसी ऑर्बिट से n=2 पे जब आएगा तो वो क्या करेगा, बाल्मर सीरीज होता है, और उसमें हमें विजिबल लाइट मिलता है ना। तो इस चैप्टर में इतनी ही सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी थी। इंपॉर्टेंटली इस सारी चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और अगर आप इसके क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे, इन सारे फॉर्मुलेज को अप्लाई करके, तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आने वाले टाइम में, अभी बस कुछ दिनों के अंदर आपको सारी जो PYQs है इन सब चीजों का मिल जाएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है मेरी वीडियोस में, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ, इसलिए ज़्यादा वीडियोस अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आने वाले 10-12 दिनों में जो भी आपके एग्जाम के डेज रह गए हैं उसके अंदर सारी चीज़ों को कवर करूंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले, जब तक एग्जाम कंप्लीट होगा तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, और सारी चीज़ें एक एक करके मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। तो ये जो PDF है, इस चैप्टर का जो नोट्स है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां उसको ज्वाइन करके आप जितने भी नोट्स हैं उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।